नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने जो फर्स्ट ग्रेड और लैब असिस्टेंट के लिए जो टॉपिक वाइज कोर्स शुरू कर अपने मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप हमारे इस मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के जितने भी चैप्टर्स हैं जो हम वीडियो डाल रहे हैं उनको जरूर पढ़ें और हमारे मिशन से जुड़े। हमारा मिशन प्रत्येक बच्चे तक भूगोल पहुँचाना है, तो आप हमारे मिशन के साथ जुड़ करके और अपना कोर्स जो है, अपना लैब असिस्टेंट का जो टारगेट है और जो फर्स्ट ग्रेड का टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। हम कोशिश करें आपके लिए हर संभव हर प्रकार के वीडियोज ला करके वीडियो को थ्योरिकली विस्तृत समझाने के चेष्टा हम कर रहे हैं। साथ साथ में आपके लिए प्रश्नोत्तर सीरीज ला रहे हैं, तो उसको भी पढ़ें और एक यूँ कहें कि ठोस मनोबल के साथ में मैदान में उतरें। जीत उसी की होती है जो मैदान में बड़े मनोबल और मनोयोग के साथ में उतरता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो अपना चल रहा है वायुदाब। वायुदाब के संदर्भ में अपन ने वायुदाब की पेटियां पढ़ी है। आज अपन देखेंगे वायुराशियां, वाताग्रह और चक्रवात। ठीक है, इन बिंदुओं पर अपन चर्चा करते हैं। अब तक आपने हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमें अपना पूर्ण सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए बड़े मनोयोग और बड़े उत्साह के साथ में नई नई वीडियो जो है लाते रहें। तो शुरू करते हैं। आज अपन देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जो वायुदाब वाला अपना चैप्टर चल रहा है, एयर प्रेशर वाला जो टॉपिक चल रहा है अपना, उसमें अपन देखेंगे वायुराशियां। वायुराशियां होती क्या है, एयर मासेज क्या है? तो वायुराशि एक समांगिक क्षेत्र पर समान जलवायुगत अर्थात तापमान व आर्द्रता विशेषता रखने वाली वायु होती है। उसको हम वायुराशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वायुराशि। समांगिक क्षेत्र, एक बड़े क्षेत्र, चाहे वो महाद्वीपीय हो सकता है, महासागरीय हो सकता है, लेकिन उसकी विशेषताएं समान होती है। कौन सी विशेषताएं? तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं उसकी समान होती है, तो उसको अपन एक वायुराशि कहते हैं। वायुराशि के रूप में उसको पुकारा जाता है। मुख्य रूप से वायुराशियां दो प्रकार की होती है। एक तो कहते हैं गर्म वायुराशि और दूसरी है ठंडी वायुराशि। ठीक है, गर्म वायुराशि और ठंडी वायुराशि, दो प्रकार से उसको अपन देखते हैं। उद्गम क्षेत्र के आधार पर वायुराशियों के 5 प्रकार हैं। उद्गम क्षेत्र के आधार पर इसके कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। ठीक है ना। एक तो होती है उष्णकटिबंधीय महासागरीय। उष्णकटिबंधीय महासागरीय, इसको भैया अपन MT से व्यक्त करते हैं, M शॉर्ट और T कैपिटल। ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय महासागरीय संकेताक्षर MT है इसका। ठीक है ना। और दूसरी है उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय, तो इसको अपन CT से व्यक्त करते हैं, C शॉर्ट और T कैपिटल। ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय महासागरीय, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय। ठीक है। तीसरा प्रकार इसका है ध्रुवीय महासागरीय। ध्रुवीय महासागरीय है तो महासागर के लिए अपन ने एम लिया है तो छोटा एम और ध्रुव के लिए कैपिटल पी, इसको एम पी से व्यक्त
करेंगे। ठीक है, चौथी हो गई ध्रुवीय महाद्वीपीय। तो इसको अपन महाद्वीप की बात तो इसके लिए सी और इसके लिए कैपिटल पी, सीपी से व्यक्त करेंगे। ठीक है, और पांचवी हो गई आर्कटिक कह देंगे उसको। ठीक है ना, इसको अपन आर्कटिक महाद्वीपीय। सही है जी। तो इसको अपन महाद्वीप के लिए क्या है अपने सी, ठीक है ना, आर्कटिक के लिए ए, तो सी ए से व्यक्त करेंगे इसको। ये 5 प्रकार है भैया वायु राशियों के। उष्णकटिबंधीय, महासागरीय उत्पत्ति के आधार पर, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय सीटी, ध्रुवीय महासागरीय एमपी, ध्रुवीय महासागरीय सीपी और आर्कटिक महाद्वीपीय सीए के नाम से व्यक्त करते हैं। तो 5 प्रकार की वायु राशि है। अब वायु राशियों से संबंधित अगला जो टॉपिक है वो है वाताग्रह। ठीक है ना, तो वायु राशियों से वाताग्रह की उत्पत्ति होती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। चले आगे। अब इन वायु राशियों के बेस पे अगला जो टॉपिक आता है अपना, उसका नाम है वाताग्रह। वाताग्रह, ठीक है ना। तो वाताग्रह क्या होता है, देखिए वाताग्रह किसे कहते हैं, अर्थात 2 वायु राशियों के मिलने पर जो सीमांत क्षेत्र होता है दोनों का, दोनों वायु राशियों का जो सीमांत क्षेत्र होता है, ठीक है ना, उसे वाताग्रह कहते हैं, वाताग्रह कहलाता है। 2 वायु राशि मिलने का मतलब, एक वायु राशि ठंडी वायु राशि है, दूसरी वायु राशि गर्म वायु राशि है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है ये वाताग्रह कहलाता है। जहाँ दोनों आपस में मिलती है उसका सीमांकन होता है, तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, वाताग्रह कहलाता है। ठीक है, वाताग्रह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है उष्ण वाताग्रह, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, नोट कर लीजिएगा। उष्ण वाताग्रह का मतलब है जब उष्ण वायु राशि, उष्ण यानी कह दो चाहे गर्म कह दो, एक ही बात है, ठंडी या शीत, ठंडी वायु राशि पर उष्ण वायु राशि ठंडी वायु राशि पर चढ़ जाती है, अर्थात ठंडी वायु राशि को दबा देती है। अर्थात यहां उष्ण वायु राशि आक्रामक होती है, उसे उष्ण वाताग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, उष्ण वाताग्रह कहते हैं। समझ गए, यहां करना क्या आपको, उष्ण वायु राशि आक्रामक होती है और ठंडी वायु राशि को दबा देती है। गर्म ऊपर ही रहेगी तो गर्म वायु राशि उसके ऊपर काफी प्रेशर से चढ़ती है, ठंडी को दबा देती है, तो उसको उष्ण वाताग्रह कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसका डायग्राम बनाएंगे अपन। तो ये धरातल है, तो इसमें आक्रामक किसको दिखाना है, गर्म वायु राशि को। ठंडी को क्या करना है, नीचे दबा देना है। ठीक है ना, ठंडी इसको नीचे दबा देना है, उष्ण इसको ऊपर आक्रामक तरह से उठाना है। तो ये उष्ण हो गई, ये ठंडी है, ये नीचे दबी हुई है, तो इसको अपन कहेंगे, इस तरह की
वाताग्र बनता है उसको उष्ण वाताग्र कहते हैं। ठीक, इसके विपरीत शीत वाताग्र। ठीक है, जब शीत वायु राशि आक्रामक हो वह उष्ण वायु राशि को ऊपर की ओर रहेगी, ऊपर ही वो, ठीक है ना, ऊपर की ओर धकेल देती हो तो उसे क्या बोलते हैं भाई? शीत वाताग्र बोलते हैं, उसको कहते हैं शीत वाताग्र। समझ गए? बात ये डायग्राम सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें आक्रामक किसको दिखाना है? पहले उष्ण को आक्रामक दिखाया था, और यहां अपन क्या करेंगे? यह उष्ण वायु राशि है, ऊपर उठ रही है, यह शीत नीचे की ओर आ रही है, लेकिन आक्रामक कौन सी यहाँ पे? ठंडी है, और ये शीत को ऊपर उठा रही है, इसका मतलब इसको ऊपर धकेल रही है, इसलिए यहाँ शीत वाताग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत वाताग्र। ठीक है, और चौथा वाताग्र नोट कर लें साथ साथ में। कई बच्चों की डिमांड है सर थोड़ा सा टाइम दीजिए कि हम नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, तो भैया स्क्रीनशॉट भी ले लें, नोट भी कर ले साथ साथ में। कह दिया करो बाई कमेंट, हमें बता दिया करो, जो किसी तरह का डिस्टर्बेंस होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप बाई कमेंट अपने हमें पूछ सकते हैं। हम हमारा पूर्ण प्रयास करते हैं आप तक हर एक प्रश्न का उत्तर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हमें भी कई कमियां है, क्योंकि हम भी बशर्ते अच्छी पोस्ट पे है, गवर्नमेंट लेक्चरर की पोस्ट पे है आज भी हम, और बड़ा भरसक प्रयास करें। तो भैया पूर्ण रहने के लिए शिक्षा के अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो पूर्ण रहने के लिए आपको हर समय उसको अर्जित करता रहना चाहिए, यानी उसको पढ़ते रहना चाहिए। ज्ञान जितना पढ़ोगे उतना बढ़ेगा, पूर्ण कोई नहीं होता, चाहे कितना बड़ा महारथी क्यों ना हो, शिक्षा में कोई पूर्ण नहीं होता, तो उसको अर्जित करते रहना चाहिए। तो आप ज़रूर किसी तरह का डाउट कहीं लगता है तो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, हम आपको संतुष्ट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगली वायु राशि अपन देखते हैं, अधिविष्ट वायु राशि। चौथा प्रकार है अधिविष्ट वायु राशि। इसमें क्या होता है? यहां पर उष्ण वायु राशि वह शीत वायु राशि एक दूसरे के समानांतर बहती है। तो इसे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। ठीक है, इसमें डायग्राम कैसे बनेगा? यह उष्ण वायु राशि और ये शीत वायु राशि। तो इस प्रकार से एक का धरातल से संबंध कट जाता है। इसमें एक वायु राशि का धरातल से संबंध कट जाता है। ठीक है ना, तो इसमें एक नीचे एक वायु राशि ऊपर होती है। ठीक है ना, तो इसको अधिविष्ट वाताग्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अधिविष्ट वाताग्र। ठीक है, और चौथा प्रकार जो है उसका नाम है अचर वाताग्र। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, अधिविष्टि अचर बन जाता है। अधिविष्ट वाताग्र इससे जुड़ा हुआ ही है। ठीक है ना, जब स्थिर हो जाए तो अचर वाताग्र कहलाता है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अधिविष्ट यदि स्थिर हो जाए, ठीक है ना, तब ये अचर वाताग्र कहलाता। तो चार प्रकार के वाताग्र है, शीत, उष्ण, अधिविष्ट और अचर वाताग्र। ठीक है, इन वाताग्रहों से आगे चल करके क्या बनेगा अब देखेंगे। अगला टॉपिक है वो चक्रवात होगा। ठीक है,
अगला टॉपिक है अपना चक्रवात। तो यहाँ पर भी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है, सर्च नज़र से देख भी लें, डायग्राम को भी समझ लें। सेम वायु राशि उष्ण हमेशा ही ऊपरी है, लेकिन इसको आक्रामक और कमज़ोर दिखाना बस वही तरीका, और कुछ ज़्यादा कोई इसमें कन्फ्यूज वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला बिंदु इसी में है वायुदाब, जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें चक्रवात, साइक्लोन, ठीक है ना, साइक्लोन की बात करते हैं अपन। चक्रवात होते क्या है? साइक्लोन जो है क्यों, किस रूप में आते हैं, ठीक है ना, और क्या है चक्रवात, उसकी अपन यहाँ चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे अपन चक्रवात का अर्थ। अर्थ क्या होता है? चक्रवात ये न्यून दाब के केंद्र होते हैं। अर्थात इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि केंद्र में निम्न दाब, जैसे यहाँ 700 MB लिख दूँ मैं, उसके बाद में बाहर जो है 720 MB, उसके बाहर है यदि 750 MB, उसके बाहर मिलेगा आपको 800 MB, उसके बाहर मिलेगा आपको 820 MB। तो बाहर से अपन देखेंगे के अंदर से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं चक्रवातीय परिघटना ये होती है, ठीक है। इसमें अब देखो हवाएं जो होती है बाहर से केंद्र की ओर चलती है, क्योंकि हवा हमेशा ही उच्च दाब से न्यून की ओर चलती है, ठीक है ना। तो हवाएं सदैव बाहर से केंद्र की ओर चलती है। तो ये जो सिस्टम है, ये एक तंत्र जो बना है, इसको अपन चक्रवात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चक्रवात। एक तो होता है चक्रवात, एक होता है प्रतिचक्रवात। दोनों में फर्क है। सबसे पहले दाब की बात करें तो ये न्यून दाब के केंद्र होते हैं, ये उच्च दाब के केंद्र होते हैं प्रतिचक्रवात, ठीक है। ये न्यून दाब के केंद्र, ये उच्च दाब के केंद्र होते हैं। यदि अपन हवाओं की बात करें तो इनमें उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुसार, किसमें? चक्रवात में, ठीक है। और जो प्रतिचक्रवात है इसमें इसके ठीक उल्टा है। यहां हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुसार प्रतिचक्रवात में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। ये चक्रवात और प्रतिचक्रवात में फर्क होता है, ठीक है। वायुदाब उच्च होता है केंद्र में, प्रतिचक्रवात में, चक्रवात में न्यून होता है। हवाएं इस रूप में चलती है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस दोनों में देखने को मिलता है। अब बात अपन कर रहे हैं चक्रवात की, तो मुख्य रूप से अपन बात करते हैं दो चक्रवातों की। एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। चार पांच बिंदु के आधार पर इसकी तुलना करेंगे अपन। देखो पहला, सबसे पहले अपन देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरों पर उत्पन्न होते हैं और उष्णकटिबंध में उत्पन्न होते हैं, उष्णकटिबंध में, ठीक है। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है यह महासागर व महाद्वीप दोनों जगह उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये शीत व शीतोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होते हैं।
शीत व शीतोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। तो ये उत्पत्ति के आधार पर दोनों में अंतर अपन डिफरेंस देख रहे हैं। ये शीतोष्ण है और ये उष्ण है। इसके अलावा अब इसमें अपन देखते हैं उष्ण कटिबंध प्रभाव, ये विनाशकारी होते हैं और इसकी बजाय ये थोड़े कम विनाशकारी होते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपन देखें गति, शीतोष्ण उष्ण कटिबंध चक्रवात जो है इनकी गति काफ़ी ज़्यादा होती है। गति लगभग इनकी अपन देखें तो पर डे ये 600 से 1200 किलोमीटर पर डे चलते हैं प्रतिदिन, इतनी दूरी तय कर लेते हैं। ठीक है ना। और हवाओं की गति जो होती है ना, हवाएं इसमें 250 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ठीक है ना। इसकी बजाय इनकी गति जो होती है वो कम रहती है। इनकी गति जो है शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात है, इनकी गति इनकी बजाय थोड़ी कम रहती है। ठीक है ना। ये विस्तृत क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और उष्ण की बजाय गति कम रहती है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। ये कुछ मेजर डिफरेंस है। अलग अलग बातें करेंगे अपन, इस कटिबंध की अलग, उष्ण कटिबंध चक्रवात अलग विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके अलग करेंगे, अलग अलग नाम है इनके अलग अलग प्रदेशों में। ठीक है ना। लेकिन ये इनमें मेजर डिफरेंस है। जब मेजर डिफरेंस की बात करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि चक्रवात क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय किस तरह का होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय किस तरह का होता है। इनकी गति की दिशा, जब चक्रवात की बात आती है तो ये पूर्व से पश्चिम चलते हैं, पूर्व से पश्चिम चलते हैं। और ये इनमें जो ये पश्चिम से पूर्व चलते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। ठीक है ना। ये इनकी गति की दिशा पाई जाती है। इस प्रकार से ये मेजर डिफरेंस इनमें देखने को मिलता है। यानी आप एक डायग्राम पूर्वक देखें, दोनों को साथ लिख करके देखें तो दोनों में जो अलग अलग डिफरेंस दिखाई देता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसे अपन तुलनात्मक इसका अध्ययन यदि करें तो इजीली अपने को ये मेमोराइज भी हो जाते हैं। ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी नोट कर लें। अब बात करते हैं बारी बारी से बातें तो वही आएगी। सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ये चक्रवात शीत व शीतोष्ण भागों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। दूसरा, इनमें भूमध्य रेखीय भागों की ओर से गर्म वायु राशि व ध्रुवीय भागों से शीत वायु राशि मिलने से बनते हैं। बनते कहाँ है? शीत शीतोष्ण। ठीक है ना। इसके अलावा जब दोनों वायु राशि मिलती है
तो स्पष्ट वाताग्रह बनते हैं, इसमें स्पष्ट वाताग्रह बनते हैं। ठीक है, वह हवाएं घड़ी की सुई के विपरीत घूर्णन करने लगती है, विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में बनते हैं। ठीक है ना, ये विशेषकर क्या बनते हैं, ये विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में अधिक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, दोनों वायु राशि मिलती है, एक तो गर्म वायु राशि मिलती है और साथ साथ में ठंडी वायु राशि मिलती है। ठंडी वायु राशि जो है वो गर्म वायु राशि को ऊपर धकेलने का काम करती है। ठीक है ना, गर्म वायु राशि को ठंडी वायु राशि ऊपर धकेलने का काम करती है। इसके अंदर कालांतर में आगे जाकर क्या होता है, यहाँ जो गर्म वायु राशि है वो ये गर्म वायु राशि होती है और इस वायु राशि के ऊपर आक्रामक तरीके से ठंडी वायु राशि ऊपर की ओर चढ़ती है। ठीक है ना, और यहाँ आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि ऊपर चढ़ती है तो इसमें वाताग्रह बनते हैं। पहले उष्ण बनता है, उसके बाद में शीत वाताग्रह बनता है। ठीक है ना, पहले उष्ण, उसके बाद में शीत वाताग्रह, स्पष्ट वाताग्रह इसमें बनते हैं। ठीक है ना, दोनों के अंदर। वाताग्रह बनने पर सर्वप्रथम स्त्री मेघ बनते हैं। कौन से मेघ बनते हैं, स्त्री मेघ बनते हैं। ठीक है ना, इसके बाद कपासी मेघ बनते हैं। पहले स्त्री मेघ बनते हैं और उसके बाद में कपासी मेघ बनते हैं। दोनों प्रकार के बादल बनते हैं यहाँ पे, स्त्री और कपासी दोनों तरह के बादल यहाँ पे बनते हैं। सही है, ये वाताग्रह या ये चक्रवात स्थल व जल दोनों जगह है उत्पन्न होते हैं। स्थल पर भी हो सकते हैं और जल में भी उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है ना, और ये काफ़ी विस्तृत भाग को घेरते हैं, काफ़ी विस्तृत भाग को घेरते हैं। नोट कर लें इसको। ठीक है ना, अब इसका कारण क्या है, हालांकि स्पीड उसकी ज़्यादा होती है, विनाशकारी ज़्यादा उष्णकटिबंधीय होते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े क्षेत्रों में क्यों होते हैं, तो इसका कारण है क्योंकि ये स्थल और जल दोनों जगह उत्पन्न हो सकते हैं। स्थल और जल दोनों जगह होते हैं तो इसका जो क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत हो जाता है। इनमें इनकी गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। क्या कारण है पूछ ले, पछुआ पवनों के सहारे, पछुआ पवनों के सहारे, पछुआ पवनों के सहारे आगे बढ़ते हैं। समझ गए, पछुआ पवनों के सहारे ये आगे बढ़ते। तो ये भैया शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है ना, ये मुख्य इसकी बातें हैं और इसी रूप में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, और तेज ठंडी वायु राशि यहाँ आक्रामक होती है, शीत प्रदेश में उत्पन्न होते हैं मुख्य रूप से, इसीलिए इनका नाम शीतोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, शीत और उष्ण कटिबंध में तो शीत वाताग्रह ज़्यादा प्रभावी यहाँ पे होता है और ये लगभग अपन देखें तो उत्तरी गोलार्ध में अपना प्रभाव अधिक दिखाते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं अगले चक्रवात की, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की।
ठीक इसी प्रकार अपन देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। देखो भाई, शीतोष्ण क्या लिख देते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये चक्रवात उष्णकटिबंधों में बंदों के महासागरों पर उत्पन्न होते हैं। पहली विशेषता यही है कि ये सिर्फ महासागरों पर उत्पन्न होते हैं। महासागरों पर, सिर्फ उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरों पर ही उत्पन्न होते हैं। पहली विशेषता इनकी यही है, समझ गए। यहाँ पर निम्न दाब बनने से ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है। निम्न दाब बनने से इनको ऊर्जा महासागरीय आर्द्रता से प्राप्त होती है। महासागरीय जो आर्द्रता है तो वहाँ से नमी ऊपर उठती है, ऊपर उठ करके संघनित होती है, बादल बनते हैं। तो जो ऊष्मा ऊर्जा जो है यहाँ से इनको प्राप्त होती है, ठीक है ना। ऊर्जा जो है इनको महासागरीय आर्द्रता से काफ़ी अधिक प्राप्ति होती है। किसको? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को। इसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार का सा होता है। देखो, इसका जो केंद्र होता है इसको चक्रवात की आंख कहते हैं भैया, ठीक है। और इसमें जो हवाएं हैं केंद्र में हवाएं नीचे बैठती है यहाँ से, और ये जो यहाँ ऊपर की ओर उड़ती है। ये जो इसकी आंख है इसका व्यास लगभग 150 से 250 किलोमीटर तक होता है, ठीक है ना। काफ़ी लंबा चौड़ा व्यास होता है। और इसका जो बाहरी क्षेत्र है यहाँ पे इसको रेन बैंड बोलते हैं। यहाँ वर्षा बादल बनते हैं, और जो बादल बनते हैं यहाँ पे तो उसका नाम है भैया वर्षा मेघ, ठीक है ना। वर्षा और कपासी मेघ बनते हैं इसमें। ये है जी इसका। तो ये वाला जो भाग है ना इसकी, ये आँख, इसका केंद्र जो है ना ये वाला, ये इसकी आँख कहलाती है। तो इसका केंद्र शांत होता है, वह यहाँ हवाएं नीचे बैठती है। आँख वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे हवाएं नीचे बैठती है, यानी नीचे उतरती है। इसकी लाइन टू लाइन चले, आँख का व्यास 150 से 250 किलोमीटर होता है, ठीक है। इसमें आँख के बाहरी भाग में रेन बैंड बनते हैं। क्या बनते हैं? रेन बैंड बनते हैं, ठीक है ना। इनमें तीव्र गर्जना के साथ वर्षा होती है। तीव्र गर्जना के साथ में वर्षा होती है। इनकी गति काफ़ी ज़्यादा, अर्थात 600 से 1200 किलोमीटर प्रतिदिन ये आगे बढ़ते हैं। 600 से 1200 किलोमीटर प्रतिदिन ये
आगे बढ़ते, पर डे 600 से 1200 किलोमीटर। ये स्थल पर आते ही कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं समझ गए होंगे, क्योंकि इनको ताकत कहाँ से मिलती है भैया, इस समुद्री आर्द्रता से मिलती है, तो ताकत कमजोर हो जाती है, कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे ये स्थलखंड पे आते हैं, जैसे ही स्थलखंड पर ये आते हैं, उसे चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं। इसको चक्रवात का लैंडफॉल कहा जाता है। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं होती है, ठीक है। यहां से आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब इसके अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम है भैया इसके। इनको अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, में चक्रवात बोलते हैं। चक्रवात कहते हैं इनको यहां पे, ठीक है। और अटलांटिक महासागर में इनको हरिकेन बोलते हैं, ठीक है। और चीन सागर और प्रशांत महासागर, यहां इनको टाइफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के पास इनको बोलते हैं विली विलीज, विली विलीज के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ये इनके अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम है। अटलांटिक में हरिकेन, चीन सागर में टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास में विली विलीज, और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर में इनको चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनकी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो यह है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये इसकी मुख्य विशेषता। यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे आपको हम हमारी एक जो PDF है प्रश्नोत्तर सीरीज, उसके माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं, बिल्कुल पहुँचाएंगे। अब एक छोटा सा बिंदु इसका और बच गया, यहाँ से आप नोट कर लें, मैं उसको और बता देता हूँ साथ साथ में, टॉपिक क्लियर हो जाएगा अपना, कंप्लीट भी हो जाएगा। उसका नाम है तड़ित झंझा व टोर्नेडो। ठीक है, ये क्या है? यह एक अल्पकालीन कपाशी वर्षी वर्षा मेघ का प्रकार है। ठीक है, ये एक प्रकार से कपाशी वर्षी मेघ का प्रकार है। ठीक है, इसको बोलते हैं टोर्नेडो। तड़ित झंझा सही है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें तीव्र न्यूनदाब के केंद्र होते हैं। ये केंद्र में हवा का ऊर्ध्व प्रवाह है, वह अवतलन होता है। तेज गर्जना के साथ वर्षा होती है।
कभी कभी ऊंचाई पर संघनन के कारण ओलावृष्टि भी होती है, ओलावृष्टि भी होती है। ठीक है ना, टाइम कम है, थोड़ा सा सुंदर राइटिंग मत देख लेना, राइटिंग सुंदर है अपनी लेकिन स्पीडली लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आप साथ साथ में बोल रहे समझ में आ ही रहा होगा, है ना। तो इनमें ओलावृष्टि भी होती है। ये एक प्रकार से अल्पकालीन मौसमी परिघटना है। टोर्नेडो क्या है? अल्पकालीन मौसमी परिघटना है, अल्पकालीन मौसमी परिघटना है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? टोर्नेडो या तड़ित झंझा के नाम से पुकारते हैं। तो इसे हम बोलते हैं भैया टोर्नेडो। ठीक है, अल्पकालीन कपासी वर्षी मेघ की यह एक प्रकार की कंडीशन होती है, न्यूनदाब के केंद्र होते हैं। तो ये 3 बिंदु अपन ने देखे हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात प्लस तड़ित झंझा या टोर्नेडो। ठीक है ना, ये भी एक प्रकार का एक चक्रवातीय परिसंचरणी होता है। तो इसी तरह के वीडियोज के लिए आप देखें हमारे मिशन ज्योग्राफी के साथ में संपूर्ण भूगोल पढ़ें और हमारे टेस्ट सीरीज है उससे आप अभ्यास करें और अपने मिशन तक पहुँचें। ठीक है, और हमारे चैनल को अब तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें ताकि उनको हमारे मिशन का फ़ायदा हो सके और हमारा मिशन जो है वो भी अपन पूर्ण हो सके। मिशन प्रत्येक बच्चे तक भूगोल पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।